नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, जुलाई की 18 तारीख को जहां एक और एनडीए की बैठक होगी, वहीं दूसरी ओर 2 दिवसीय 17 और 18 जुलाई को यूपीए की बैठक होने जा रही है। इन दोनों बैठकों में वो पार्टियां मौजूद रहने वाली है जो या तो एनडीए से बिलोंग करती है या तो यूपीए से। यूपीए की मीटिंग बेंगलुरु में है। 17 और 18 तारीख 2 दिन तक बैठक है। इस बैठक में लगभग 24 पार्टियां इकट्ठा हो रही है। उन पार्टी के मुखिया भी शामिल होंगे। ये तमाम पार्टियां 150 जितने सांसद की ताकत संसद सदन में रखती है और तालमेल बनाकर वो मोदी को चुनाव में हराने का मन बना चुकी है। इस मीटिंग के अंदर इनवाइटीज में जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और पोरबंदर से लेके असम तक तमाम राज्य के बड़े नेता शामिल हैं। और इसमें एक बड़ा नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार। दूसरी ओर ऑपोजिशन पार्टी की जिस तरह से मीटिंग हो रही है, तालमेल बनते जा रहा है। कई सालों के बाद अब बीजेपी को एनडीए की याद आ रही है। वही एनडीए जो एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जिनके सूत्रधार थे, और उन्होंने कांग्रेस समर्थित पार्टियों को और यूपीए को हराने के लिए समविचारधारी पार्टियों को इकट्ठा किया था। एक बार 2024 में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने के बाद और बीजेपी को अपने ही दम पर सत्ता में जो आंकड़ा चाहिए वो आंकड़े के सांसद सदस्य चुने जाने के बाद कभी भी एनडीए की याद नहीं आई। लेकिन अब एक बार फिर एनडीए की याद आई है। एनडीए में लगभग 15 जितनी पार्टियां जो हैं वो शामिल हैं। इन पार्टियों के नाम मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनडीपीपी, एनपीपी, सिक्किम मोर्चा, एसकेएम, आरएलजेपी, अपना दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई, तमिल मनीला कांग्रेस टीएमसी, एआईएडीएमके, एजेएसयू एमएनएफ, वाईएसआरसीपी, टीडीपी और अकाली दल। हालांकि टीडीपी और अकाली दल इसमें आएंगे या नहीं, क्या वो अभी भी एनडीए का हिस्सा है या नहीं, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों, एक कॉमन नाम जो कि एनडीए की मीटिंग में भी दिखाई दे रहा है और यूपीए की मीटिंग में भी दिखाई दे रहा है, वो है पवार परिवार का नाम। जहां एक और शरद पवार यूपीए की मीटिंग में दिखाई देंगे, वहीं दूसरी ओर अजीत पवार एनडीए की बैठक में प्रफुल्ल पटेल के साथ शामिल होंगे। तो पवार फैमिली ये दोनों ही तरफ मौजूद है। पवार फैमिली पार्टी के अब तक आधिकारिक तौर पर दो टुकड़े नहीं हुए हैं, ना ही कोई बड़ी कानूनी लड़ाई चल रही है। ऐसे में जो कॉमन नेम दोनों तरफ दिखाई दे रहा है वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। यह कितना खतरनाक हो सकता है एनडीए के लिए या कितना खतरनाक हो सकता है यूपीए के लिए? क्या पवार फैमिली कोई ऐसी चाल चल रहा है जो किसी के समझ में नहीं आ रही है और बिल्कुल आखिरी समय में पवार फैमिली एक हो जाएगी और या तो एनडीए से किनारा करेगी या फिर यूपीए से, जिसकी वजह से एकता में बहुत बड़ी खलेल पहुंचेगी और दिल्ली का ताज एनडीए के सर पे होगा या यूपीए के, ये एक निर्णायक रूप से वो साबित करेंगे। आखिर चल क्या रहा है, इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जाने माने पत्रकार हरगोविंद विश्वकर्मा जी मौजूद हैं। हरगोविंद जी भारत देश के कई राज्यों में रिपोर्टिंग कर चुके हैं। जनसत्ता, टीवी9, एएनआई जैसी कई बड़ी एजेंसियों में वो काम कर चुके हैं। कई पार्टियों को उन्होंने दशकों तक कवर किया है। हरगोविंद जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है।
हम आपसे पहले ये जानना चाहेंगे, पवार नाम दोनों तरफ कॉमन है, ये खतरे की घंटी है यूपीए या एनडीए के लिए? मैं ये कह रहा हूँ कि एक्चुअली जहाँ भी परिवार के दो लोग अलग अलग पार्टी में होते हैं, खास करके अलग अलग विचारधारा की पार्टी में, आप देखेंगे कांग्रेस और एनडीए की विचारधारा, यूपीए और एनडीए की विचारधारा एकदम विपरीत है। तो पवार साहब जो है ट्रेडिशनल रुख अपनाते हुए यूपीए के साथ हैं, लेकिन अजीत पवार चूंकि फेडअप हो चुके हैं, बहुत दिन से वो बोल रहे थे 4-5 बार जो डिप्टी सीएम बन रहा, मेरी इच्छा है बीजेपी सीएम बनने की। तो उन्होंने एक्चुअली देखा कि पवार साहब जो है धीरे धीरे जो है उनका पर कतर रहे हैं, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। मतलब वो उसी तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिस तरह की पॉलिटिक्स पवार साहब ने 1917 के दशक के अंत में किया था, जब उन्होंने जो है सरकार से अलग होकर के अपनी सरकार बनाई थी। एनीवे, तो ऐसे में जो है दोनों कह लीजिए कि इस लिहाज से देखेंगे तो खतरा एनडीए को भी हो सकता है, क्योंकि जो कम मार्जिन के वाले हैं, जो सीटें हैं जहां कम मार्जिन से जीत हार हुई है, वहां अगर पवार का चला तो वहां बीजेपी को नुकसान हो सकता है, लेकिन अजीत पवार का चला तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रफुल्ल पटेल का आना, मयूर जी, थोड़ा डाउट कर रहा है कि कई लोगों ने भी कहा कि कहीं न कहीं पवार की मौन स्वीकृति है क्या, क्योंकि पवार साहब हमेशा डाउटफुल रोल अदा करते रहे हैं हर जगह। आपको याद होगा 2019 में जो है जब चुनाव के बाद उन्होंने भी एक इंडिकेशन दिया था कि बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं, शिवसेना अगर नहीं समर्थन देती है, क्योंकि दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे। लेकिन कह लीजिए कि इससे जो है एनडीए को भी नुकसान हो सकता है और यूपीए को भी नुकसान हो सकता है। आपको बताऊं, इस तरह के कई, जैसे खड़से साहब को ले लीजिए, एकनाथ खड़से साहब, उनकी मिसेज और उनकी बहू जो है बीजेपी से एमएलए और एमपी हैं, और वो जो है एनसीपी में हैं। तो कह लीजिए कि महाराष्ट्र में इस तरह के कई परिवार हैं, या पूरे देश में कई परिवार हैं। आपको पता ही होगा कि सिंधिया परिवार बहुत लंबे समय तक जो है वो एक बीजेपी में था, उनकी राजमाता सिंधिया बीजेपी में थी और माधवराव सिंधिया कांग्रेस में थे। तो लेकिन ये लोग जो है, जो परिवार के दो लोग एक अलग अलग विचारधारा की पार्टी में जाते हैं, तो लोगों का भरोसा उन पर नहीं रहता कि कब वो, क्योंकि परिवार है ना, एक परिवार है, और कब उनमें क्या गुल खिले अंदर अंदर और कब पाला बदलने कुछ भरोसा नहीं। तो हमें ये बताइए हरगोविंद जी, अगर पवार फैमिली दोनों ही तरफ है, इस स्थिति में अगर पवार फैमिली, चलिए हम 2-3 विकल्पों पर बात करते हैं, चाहे वो विकल्प सही हो या गलत हो, क्योंकि राजनीति ये संभावनाओं का खेल है। यदि एनसीपी पार्टी यानी चाचा भतीजा अंदर मिले हुए हैं और बीजेपी के पास से वो सीटें अजीत पवार ले आते हैं जहां एनसीपी को पार्टी का विस्तार करने के लिए कांग्रेस को हराना है, और शरद पवार यूपीए के पास से कुछ ऐसी सीटें ले आते हैं जहां वो बीजेपी को या बीजेपी के सहयोगी दलों को गिरा सके, ऐसे में क्या ये कॉमन पवार फैमिली, भले ही दोनों अलग अलग पार्टी के रूप में कम सीटें दिखाई दे, लेकिन संयुक्त रूप से अधिक सीटें जीत सकते हैं, ऐसी संभावना है? ऐसी संभावना के लिए बन भी सकती है। जैसे क्या है, पवार गुट जो है, जो पवार गुट के अगर चुनाव में आएगा, तो जाहिर है जो यूपीए का जो है, जो 24 जो दल हैं, सबका समर्थन मिलेगा। और अजीत पवार चुनाव में आते हैं तो बीजेपी समेत बाकी सदस्यों का जो है दलों का समर्थन मिलेगा। ऐसे में फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अभी जब चुनाव होगा तो दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित होगा। अगर एक नहीं रहेंगे तो चुनाव आयोग जो अगर जिसके पास जो है सदस्यों का मतलब वो बहुमत होगा, चूंकि मुझे लग रहा है कि शिवसेना का जैसे एकनाथ शिंदे को शिवसेना का पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मिल गया, उसी तरह हो सकता है खुदा न खास्ता अजीत पवार को मिल जाए। क्योंकि अभी फिलहाल तो अगर वो 36 विधायक जुटाने में सफल हो जाते हैं,
यानी जो एंटी डिफेक्शन जो लॉ है उससे बच जाते हैं, तो संभव है कि वो इलेक्शन कमीशन में जाएं। और चूंकि जो है, अब शिवसेना का बता रहा हूँ आपको, शिवसेना का चूंकि संविधान जो है बड़ा परस्पर विरोधी रहा, मतलब कोई क्लियर नहीं था, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने जो है एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान करके उनको आवंटित कर दिया सीट। और उसी तरह शिवसेना एनसीपी में भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में कह लीजिए कि दोनों पवार परिवार बेनिफिट की पोजीशन में रह सकता है, लाभ की स्थिति में भी रह सकता है, और घाटे की स्थिति में भी रह सकता है। तो कह लीजिए कि इनकी पोजीशन मजबूत भी हो सकती है, और हो सकता है कि महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस कमजोर है वहां बीजेपी अपना एनसीपी अपना जो है और दबदबा बनाए, लेकिन इसका घाटा भी इनको हो सकता है। ये घाटा कैसे हो सकता है? ऐसे घाटा इसलिए होगा क्योंकि अब जो है पवार साहब की स्थिति कमजोर हो गई है, और लोग जो है उतना एक्चुअली इसलिए अगर पवार साहब की स्थिति कमजोर न हुई होती तो अब तक अजीत पवार को सब विधायकों को वापस बुला करके जैसे 2019 में बुलाए थे उस तरह की पोजीशन नहीं हो पाई है। अभी ऑफिशियली पवार साहब के पास विधायकों की संख्या बहुत कम है, तो कह लीजिए ये इस वजह से एनसीपी को घाटा हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरगोविंद जी, आप इस चर्चा में आए। तो कुल मिलाकर के यूपीए की बैठक में भी पवार फैमिली के सदस्य जो हैं वो मौजूद होंगे, और एनडीए की बैठक में भी पवार फैमिली के सदस्य मौजूद होंगे। यानी पवार फैमिली यहां भी होगी वहां भी होगी। अगर फैमिली बटी हुई है तो जाहिर सी बात है कि जनता फैसला करेगी कि असली एनसीपी कौन है। लेकिन अगर चाचा और भतीजा मिले हुए हैं तो एक बात तय है कि एनडीए की लुटिया डूब सकती है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में यदि चाचा भतीजा एक हो गए तो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे समर्थित ये तीनों एक साथ हो जाएंगे, और बीजेपी अकेली पड़ जाएगी, उसके साथ होंगे सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि इन मीटिंग में अजीत पवार का क्या रोल होता है एनडीए में, शरद पवार का क्या रोल होता है यूपीए में, और चुनाव की डेट डिक्लेयर होने के बाद चाचा और भतीजा क्या फैसला करते हैं। अगर महाराष्ट्र में मामला गड़बड़ हो गया तो बीजेपी की टैली बिगड़ना तय है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 48 में से अच्छी खासी यानी 40 से अधिक सीटें मिली थी। अगर उतनी सीट नहीं मिल पाई तो केंद्र में आंकड़ा घटेगा और मोदी और अमित शाह इन दोनों के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा होगी। बहरहाल यूपीए और एनडीए इन दोनों की मीटिंग में पवार फैमिली की हाजिरी होगी, और पवार फैमिली के पास वो सारी बातें होंगी जो एनडीए की सीक्रेट है और यूपीए की सीक्रेट है। इसी तरह की राजनीति की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें 4 PM महाराष्ट्र। शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।